वह घर संभालती थी और मेहमानों का स्वागत करती थी, जबकि उसका पति आर्थिक मामले देखता था। अब उसे पक्का भरोसा हो चुका था कि वैवाहिक जीवन की आखिरी 5 सालों में उसके पति ने उससे पैसा छुपाया था। वह खुद पर नाराज़ थी कि उसे इस बारे में ज़्यादा पता क्यों नहीं चला कि पैसा कहाँ जा रहा है, साथ ही इस बारे में भी कि उसे दूसरी औरत के बारे में पता क्यों नहीं चल पाया। बोर्ड गेम के ही तरह संसार भी हमें हमेशा तुरंत फीडबैक देता है। यदि हम ध्यान दें तो हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। कुछ समय पहले एक दिन मैंने अपनी पत्नी से शिकायत की कि ड्राई क्लीनर्स ने मेरे पैंट सिकोड़ दिए हैं। पत्नी हल्के से मुस्कुराई और उसने पैंट में उंगली गड़ाकर मुझे जानकारी दी कि पैंट नहीं सिकुड़े हैं, कोई दूसरी चीज़ फैल गई है। कैश फ्लो गेम इस तरह तैयार किया गया है ताकि हर खिलाड़ी को व्यक्तिगत फीडबैक मिल जाए। इसका उद्देश्य आपको विकल्प प्रदान करना है। अगर आपका नाव वाला कार्ड निकलता है और इससे आप कर्ज में आ जाते हैं, तो सवाल है अब आप क्या कर सकते हैं। आप कितने अलग अलग वित्तीय विकल्पों के बारे में सोच सकते हैं। यही इस खेल का उद्देश्य है, खिलाड़ियों को नए और विविध वित्तीय विकल्पों के बारे में सोचना सिखाना। संसार के हजारों लोग इस खेल को खेल चुके हैं। जो खिलाड़ी चूहा दौड़ से सबसे जल्दी बाहर निकलते हैं, वे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अंकों की समझ और रचनात्मक वित्तीय दिमाग होता है। वे ज़्यादा वित्तीय विकल्पों को पहचान लेते हैं। अमीर लोग अक्सर रचनात्मक होते हैं और सुनियोजित जोखिम लेते हैं। जिन लोगों को सबसे ज़्यादा समय लगता है, वे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अंकों की समझ नहीं होती। वे अक्सर निवेश की शक्ति को भी नहीं समझ सकते हैं। कैश फ्लो खेलने वाले कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इस खेल में पैसा तो काफ़ी कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं कि उस पैसे का क्या करें। हालांकि उनके पास पैसा होता है, लेकिन बाकी सभी खिलाड़ी उनसे आगे निकलते नज़र आते हैं और असली ज़िंदगी में भी यही होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वे वित्तीय दृष्टि से आगे नहीं निकल पाते हैं। अपने विकल्पों को सीमित करना पुराने विचारों से चिपके रहने की तरह है। हाई स्कूल के समय मेरा दोस्त है तो इस वक्त 3 नौकरियां एक साथ करता है। बरसों पहले वह सभी सहपाठियों में सबसे अमीर हुआ करता था। जब स्थानीय शुगर प्लांटेशन बंद हुआ तो जिस कंपनी में वह काम करता था वह भी बंद हो गई। उसके हिसाब से उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, और वह था पुराना विकल्प, कड़ी मेहनत करो। समस्या यह थी कि वह कोई बराबरी की नौकरी नहीं खोज पाया जो पुराने कंपनी में उसकी वरिष्ठता को मान्यता दे। इसके फलस्वरूप उसके पास वर्तमान में जो नौकरियां हैं वह उसकी योग्यता की तुलना में बहुत नीचे की है, इसलिए उसकी तनख्वाह भी कम है। अब वह गुजारा करने लायक कमाई करने के लिए
3 नौकरियां करता है। मैंने कैश फ्लो खेलने वाले लोगों को यह शिकायत करते देखा है कि उनके पास सही अवसर वाले कार्ड नहीं आ रहे हैं, इसलिए वे जहां के तहां बैठे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो असली ज़िंदगी में भी यही करते हैं। वे बैठे बैठे सही अवसर का इंतज़ार करते रहते हैं। मैंने यह भी देखा है कि कई लोगों को सही अवसर वाला कार्ड तो मिल जाता है, मगर उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते। फिर वे शिकायत करते हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा पैसे होते तो वे चूहा दौड़ से बाहर निकल जाते, इसलिए वे जहाँ के तहाँ बैठे रहते हैं। मैं असली ज़िंदगी में भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ठीक ऐसा ही करते हैं। उन्हें भी बेहतरीन सौदे दिखते हैं, लेकिन उनके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। और मैंने यह भी देखा है कि लोगों को एक बेहतरीन अवसर वाला कार्ड मिलता है, वे उसे ज़ोर से पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि वह एक बेहतरीन अवसर है। उनके पास पैसा होता है, समय भी सही होता है, कार्ड भी होता है, लेकिन वे उस अवसर को नहीं देख पाते जो उनकी नाक के ठीक नीचे मौजूद है। वे यह नहीं देख पाते कि यह चूहा दौड़ से बाहर निकलने की उनकी वित्तीय योजना में कैसे फिट होता है। और मेरे हिसाब से ऐसे लोग बाकी सभी लोगों से ज़्यादा होते हैं। ज़िंदगी में कभी कभार मिलने वाला अवसर ज़्यादातर लोगों के ठीक सामने खड़ा होता है, लेकिन वे उसे देख नहीं पाते। एक साल बाद उन्हें उसके बारे में पता चलता है, जब बाकी सभी लोग अमीर बन जाते हैं। वित्तीय बुद्धि का मतलब है ज़्यादा विकल्प सोचना। यदि अवसर आपके पास नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर कोई अवसर आपकी गोद में आ टपकता है, लेकिन आपके पास पैसा ना हो और बैंक वाले उधार देने को तैयार ना हो, तो आप उस अवसर का कैसे लाभ उठा सकते हैं। यदि आपका अनुमान गलत है और आपको अपनी उम्मीद के मुताबिक चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो आप किसी बुरी परिस्थिति को लाखों डॉलर में कैसे बदल सकते हैं। यही वित्तीय बुद्धि है। इसका संबंध इस बात से उतना नहीं है कि क्या होता है, इसका संबंध तो इस बात से है कि किसी बुरी परिस्थिति को लाखों डॉलर में बदलने के लिए आप कितने अलग अलग वित्तीय समाधान सोच सकते हैं। यह इस बारे में है कि आप पैसे की समस्याओं को सुलझाने में कितने रचनात्मक हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ एक ही समाधान जानते हैं, कड़ी मेहनत करो, पैसे बचाओ और कर्ज लो। सवाल यह है कि आपको अपनी वित्तीय बुद्धि क्यों बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अपनी कीमत खुद बनाता है। आप अपने साथ होने वाली घटनाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें बेहतर बनाते हैं। बहुत कम लोगों को इस बात का एहसास होता है कि पैसे की तरह ही किस्मत भी बनाई जाती है। और अगर आप कड़ी मेहनत करने के बजाय ज़्यादा खुशकिस्मत बनना चाहते हैं तथा पैसा उत्पन्न करना चाहते हैं, तो आपकी वित्तीय बुद्धि महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो सही परिस्थितियों के आने का इंतज़ार करता है, तो आपको शायद बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। यह तो वैसा ही है जैसे यात्रा शुरू करने से पहले आप इस बात का इंतज़ार करें कि अगले 5 मील तक की सभी ट्रैफिक लाइट्स हरी हो।
बचपन से ही अमीर डैडी ने माइक और मुझे लगातार बताया था कि पैसा वास्तविक नहीं है। अमीर डैडी हमें बार बार याद दिलाते थे कि जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे से पैसे ढालना शुरू किया था तब हम धन के रहस्य के कितने करीब आ गए थे। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, वे कहते थे अमीर लोग पैसे बनाते हैं। तुम धन को जितना वास्तविक मानोगे उसके लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत करोगे। यदि तुम इस विचार को दिल में उतार लोगे कि धन असली चीज़ नहीं है तो तुम ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा अमीर बन सकते हो। यह क्या है? यह सवाल माइक और मैं अक्सर पूछते थे। अगर धन असली चीज़ नहीं है तो फिर यह क्या है? धन वही है जिसके बारे में हम एक मत हो जाएं। अमीर डैडी बस इतना ही कहते थे। हमारा दिमाग हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। अगर इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित कर दिया जाए तो यह लगभग तुरंत ही भारी दौलत उत्पन्न कर सकता है। अप्रशिक्षित मस्तिष्क बहुत गरीबी भी उत्पन्न कर सकता है जो किसी परिवार में पीढ़ियों तक कायम रह सकती है। सूचना युग में पैसा बिजली की गति से बढ़ रहा है। केवल विचारों और अनुबंधों की बदौलत कुछ लोग शून्य से बेहद अमीर बन रहे हैं। जो लोग जीविका के लिए शेयरों या निवेशों का कारोबार करते हैं वे इस सारे समय होते देखते हैं। अक्सर शून्य से लाखों करोड़ों डॉलर तुरंत ही कमाया जा सकते हैं। और शून्य से मेरा मतलब है कि पैसे के लेन देन के बिना। यह अनुबंध से होता है। ट्रेडिंग पिट में हाथ के एक संकेत से लिस्बन में एक व्यापारी की स्क्रीन पर बत्ती जलती है। टोरंटो में व्यापारी की स्क्रीन पर सौदा उभरता है और वापस लिस्बन में बत्ती जल जाती है। मेरे ब्रोकर को खरीदने और एक पल बाद बेचने के लिए बस फ़ोन भर करने की ज़रूरत होती है। इस पूरे मामले में पैसे का लेन देन कहीं नहीं हुआ, अनुबंधों का हुआ। तो अपनी वित्तीय प्रतिभा क्यों विकसित करें? इस सवाल का जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा क्यों विकसित कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तेज़ी से पैसा बनाना चाहता हूं। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे ज़रूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूं। यह सीखने की बड़ी दिलचस्प प्रक्रिया है। मैं अपना वित्तीय IQ इसलिए विकसित करता हूं क्योंकि मैं संसार के सबसे तेज और सबसे बड़े खेल में शामिल होना चाहता हूं। और अपने छोटे तरीके से मैं मानवता के इस अभूतपूर्व विकास का हिस्सा बनना चाहता हूं। एक ऐसे युग का जहां इंसान अपने शरीर से नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से अपने दिमाग से काम करते हैं। इसके अलावा यहीं पर रोमांच है। यही है जो हो रहा है। यह फैशन में है, यह भयावह है और यह मज़ेदार भी है। इसलिए मैं अपनी वित्तीय बुद्धि में निवेश करता हूँ और अपनी सबसे शक्तिशाली संपत्ति यानी अपने दिमाग को विकसित करता हूँ। मैं उन लोगों की जमात में शामिल होना चाहता हूँ जो साहस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहता जो पीछे छूट जाते हैं। मैं आपको पैसा बनाने का एक सरल उदाहरण देना चाहूँगा। 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स
एरिज़ोना की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हालत में थी। मैं एक टीवी शो देख रहा था जिसमें एक वित्तीय नियोजक आकर निराशावादी भविष्यवाणियां करने लगा। उसने पैसे बचाने की सलाह दी। उसने कहा, हर महीने $1000 की बचत करोगे तो 40 साल में मल्टी मिलेनियर बन जाओगे। देखिए, हर महीने निश्चित राशि बचाने का विचार काफ़ी दमदार है। यह भी एक विकल्प है। यह विकल्प जिसे सबसे ज़्यादा लोग चुनते हैं। समस्या यह है कि ऐसा करने पर आदमी को यह नहीं दिखता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। इससे वह बड़े अवसर चूक जाता है जिनसे उसका पैसा कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता था। नतीजा यह होता है कि संसार उसके पास से गुजरकर आगे बढ़ जाता है। जैसा मैंने कहा था, उस वक्त अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ख़राब थी। निवेशकों के लिए यह बाज़ार की आदर्श स्थिति होती है। मेरा बहुत सारा पैसा उस वक्त शेयर बाज़ार और अपार्टमेंट हाउसेस में लगा हुआ था। मेरे पास नकद पैसे बहुत कम थे। चूँकि लोग जायदाद कौड़ियों के मोल बेच रहे थे, इसलिए मैं खरीद रहा था। मैं पैसे नहीं बचा रहा था, मैं तो निवेश कर रहा था। किम और मेरे 10 लाख से ज़्यादा डॉलर बाज़ार में काम कर रहे थे और तेज़ी से बढ़ रहे थे। यह निवेश करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर था। अर्थव्यवस्था भयावह थी। मैं इन छोटे सौदों का प्रलोभन छोड़ नहीं पाया। जिन मकानों की कीमत कभी $10 लाख थी, वे अब $75,000 में मिल रहे थे। लेकिन स्थानीय रियल एस्टेट के जरिए खरीदारी करने के बजाय मैं दिवालिया वकील के ऑफिस में या अदालत की सीढ़ियों पर खरीदारी करने लगा। खरीदारी की इन जगहों पर $75,000 का मकान कई बार $20,000 या इससे भी कम में मिल जाता था। मैंने अपने एक मित्र से $2,000 का लोन लिया। शर्त थी कि 90 दिन में इस पर $200 ब्याज देना होगा। मैंने वकील को डाउन पेमेंट के तौर पर कैशियर को चेक दिया जहां अनुबंध की कार्यवाही चल रही थी। तब मैंने एक विज्ञापन देकर $75,000 के मकान को सिर्फ $60,000 में बेचने का प्रस्ताव रखा। कोई डाउन पेमेंट नहीं। फ़ोन की घंटी तेज़ी से बजने लगी। संभावित खरीदारों को छांटा गया और एक बार जब जायदाद कानूनन मेरी हो गई तो सभी संभावित खरीदारों को मकान देखने की अनुमति दे दी गई। यह जुनून को हवा देने जैसा था। मकान चंद मिनटों में ही बिक गया। मैंने $2500 की प्रोसेसिंग कंपनी ने फीस मांगी, जो मुझे खुशी खुशी दे दी गई, और आगे का काम एस्क्रो तथा टाइटल कंपनी ने संभाल लिया। मैंने अपने मित्र के $2,000 $200 ब्याज के साथ लौटा दिए। वह खुश था। मकान खरीदने वाला खुश था, वकील खुश था और मैं भी खुश था। मैंने एक ऐसा मकान $60,000 में बेच दिया जो मुझे $20,000 में पड़ा था। खरीदार से प्रॉमिसरी नोट के रूप में $40,000 मेरी संपत्ति वाले कॉलम में आ गए। इस सारे काम में कुल 5 घंटे का समय लगा। अब जब आप वित्तीय दृष्टि से ज़्यादा साक्षर बनने और अंक पढ़ने में माहिर बनने की राह पर हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि यह पैसे के आविष्कार का उदाहरण क्यों है। मंदी के इस दौर में किम और मैंने अपने खाली समय में ऐसे 6 आसान सौदे करने में कामयाबी पाई। जब हमारा ज़्यादातर पैसा बड़ी जायदादों और शेयर बाज़ारों में लगा था, तब हम
खरीदो, बनाओ और बेचो वाले इन 6 सौदों से $1,90,000 से ज़्यादा की संपत्तियां 10% ब्याज वाले नोट्स बनाने में सफल रहे। इस तरह हमें लगभग $19,000 की सालाना आमदनी मिल गई, जिसमें से ज़्यादातर हमारे निजी कॉरपोरेशन के जरिए सुरक्षित थे। $19,000 का सालाना आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा हमारी कंपनी की कारों, गैस यात्राओं, बीमे, ग्राहकों के साथ डिनर और दूसरे चीज़ों में खर्च होता था। जब तक सरकार को उस आमदनी पर टैक्स लगाने का मौका मिलता है, तब तक यह कानूनी रूप से खर्च हो चुकी होती है। यह इस बात का आसान उदाहरण था कि वित्तीय बुद्धि का इस्तेमाल करके कैसे पैसे का आविष्कार किया जाता है, उसे उत्पन्न किया जाता है और उसकी रक्षा की जाती है। खुद से पूछें, $1,90,000 बचाने में आपको कितना समय लगेगा? क्या बैंक आपके पैसे पर 10% ब्याज देगा और प्रॉमिसरी नोट 30 साल तक चलेगा? मैं उम्मीद करता हूं कि वे मुझे मेरे 1,90,000 कभी ना लौटाए। अगर वे मुझे मूलधन लौटा देते हैं तो मुझे टैक्स चुकाना होगा। इसके अलावा 30 साल तक $19,000 सालाना का मतलब $5 लाख से ज़्यादा आमदनी होती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर सामने वाला पैसा ना चुका पाए तो क्या होगा? ऐसा भी होता है और यही अच्छी खबर है। $60,000 का मकान वापस ले लिया जाता है और $70,000 में दोबारा बेच दिया जाता है। एक बार फिर $2,500 लोन प्रोसेसिंग फ़ीस के रूप में वसूल कर लिए जाते हैं। इस नए खरीदार को भी कोई डाउन पेमेंट नहीं करना होगा और प्रक्रिया इसी तरह चलती रहेगी। पहली बार मकान बेचने के बाद मैंने उधार के $2,000 वापस लौटा दिए। इसलिए तकनीकी दृष्टि से उस सौदे में मेरा भी एक पैसा खर्च नहीं हुआ। निवेश पर मेरा मुनाफा अनंत है। यह इस बात का उदाहरण है कि पैसों के बिना बहुत सा पैसा किस तरह बनाया जा सकता है। मेरे दूसरे सौदे में यानी मकान दोबारा बेचने पर मैं $2,000 अपनी जेब में रख लूँगा और कर्ज की अवधि एक बार फिर 30 साल कर दूँगा। अगर मुझे पैसा वापस मिल जाए तो निवेश पर मुझे कितना मुनाफा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन यह निश्चित रूप से हर महीने $100 की बचत को तो हरा ही देगा, जो दरअसल $150 से शुरू होती है, क्योंकि यह टैक्स के बाद की आमदनी है जो 40 साल तक कम ब्याज कमाएगी। यही नहीं, मिलने वाले ब्याज पर भी आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। इसमें ज़्यादा समझदारी नहीं है। यह सुरक्षित तो हो सकता है, लेकिन चतुराई भरा नहीं है। कुछ साल बाद जब फिनिक्स का रियल एस्टेट बाज़ार मजबूत हुआ तो जिन मकानों को हमने $60,000 में बेचा था उनका मूल्य बढ़कर $1,10,000 हो गया। नीलामी के अवसर अब भी मौजूद तो थे, लेकिन दुर्लभ हो गए थे। उनकी तलाश करने में एक कीमती संपत्ति यानी मेरा समय बहुत खर्च हो रहा था। इसके अलावा हज़ारों खरीदार मुट्ठी भर उपलब्ध सौदों की तलाश कर रहे थे। बाज़ार बदल गया था। यह आगे बढ़ने
और संपत्ति वाले कॉलम के लिए दूसरे अवसरों की तलाश करने का समय था। आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। यह कानून के खिलाफ है। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं ये टिप्पणियाँ जितनी बार सुनता हूँ उतनी बार यह नहीं सुनता। क्या आप मुझे ऐसा करने का तरीका बता सकते हैं? गणित सरल है। आपको इसमें बीजगणित या कैलकुलस के ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती। कानूनी सौदों और भुगतान की वसूली का काम एस्क्रो कंपनी संभालती है। मुझे छत की मरम्मत या टॉयलेट ठीक कराने की भी चिंता नहीं रहती, क्योंकि यह काम उस मकान के मालिक करते हैं। यह उनका मकान है। कभी कभार कोई किस्त नहीं देता है और यह बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि इससे विलंब शुल्क मिलता है या उन्हें मकान से बाहर निकालकर दोबारा मकान बेच दिया जाता है। अदालतें इस काम को संभाल लेती हैं। हो सकता है कि यह आपके इलाके में काम ना करे। बाज़ार की परिस्थितियां भिन्न हो सकती है, लेकिन यह उदाहरण दर्शाता है कि एक सरल वित्तीय प्रक्रिया से लाखों डॉलर कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, वह भी बहुत कम पैसे और बहुत कम जोखिम में। यह सिर्फ अनुबंध के जरिए पैसे कमाने का उदाहरण है। हाई स्कूल पास करने वाला कोई भी व्यक्ति यह काम कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। वे तो मेहनत करो और पैसे बचाओ की पुरानी सलाह ही पर अमल करते हैं। लगभग 30 घंटे की मेहनत में संपत्ति वाले कॉलम में लगभग $1,90,000 आ गए और टैक्स भी नहीं चुकाना पड़ा। इनमें से कौन सा काम आपको ज़्यादा मुश्किल लगता है? कड़ी मेहनत करें, 50% टैक्स चुकाएं, जो बचता है उसे बचाएं। आपकी बचत 5% ब्याज कमाती है, जिस पर एक बार फिर टैक्स लगता है। या फिर अपनी वित्तीय बुद्धि को बढ़ाने का समय निकालें। अपने दिमाग और संपत्ति वाले कॉलम की शक्ति का दोहन करें। यदि आप पहले विकल्प का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से यह पता लगा लें कि $1,90,000 बचाने में आपको कितना समय लगता है। समय आपकी सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं खामोशी से अपना सिर क्यों हिलाता हूँ जब मैं अभिभावकों के मुंह से सुनता हूँ, मेरा बच्चा स्कूल से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। बढ़िया है, लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है? मैं जानता हूँ कि ऊपर बताई गई निवेश रणनीति काफ़ी छोटी है। इसका इस्तेमाल सिर्फ यह दर्शाने के लिए किया गया है कि छोटी रकम कैसे बड़ी रकम में बदल सकती है। एक बार फिर मेरी सफलता यह बताती है कि प्रबल वित्तीय बुनियाद कितनी महत्वपूर्ण होती है, जिसकी शुरुआत एक सुदृढ़ वित्तीय शिक्षा से होती है। मैं यह पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यह दोहराने लायक है। वित्तीय बुद्धि में ये 4 मुख्य तकनीकी योग्यताएं शामिल होती है। अकाउंटिंग, निवेश, बाज़ारों को समझना, कानून। ये वही बुनियादी नींव या योग्यताओं का मिश्रण है जिसकी ज़रूरत दौलत की सफल तलाश के लिए होती है। चाहे यह छोटा मकान खरीदना हो या अपार्टमेंट बिल्डिंग, कंपनी शेयर, बॉन्ड
कीमती धातुएं, बेसबॉल कार्ड या कोई दूसरी चीज़ हो। कुछ सालों बाद रियल एस्टेट बाज़ार पलट गया और बाकी हर व्यक्ति इसमें अंदर आ रहा था। शेयर बाज़ार उछल पर था और हर व्यक्ति उसमें प्रवेश कर रहा था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। मैंने बेचना शुरू कर दिया और अब पेरू, नॉर्वे, मलेशिया तथा फिलीपींस की यात्रा करने लगा। निवेश परिदृश्य बदल गया था। अब हम रियल एस्टेट नहीं खरीद रहे थे, अब तो हम संपत्ति वाले कॉलम के भीतर मूल्य को बढ़ते हुए देख रहे हैं और शायद जल्द ही बेचना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि छोटे मकान वाले उन 6 सौदों में से कुछ बिक जाएंगे और $40,000 की नोट नकदी में बदल जाएंगे। मुझे अपने अकाउंटेंट को फ़ोन करना होगा कि वह नकदी के लिए तैयार रहे और उसे सुरक्षित रखने के तरीके खोजे। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वह यह है कि निवेश आते जाते रहते हैं, शेयर बाज़ार ऊपर नीचे होता रहता है, अर्थव्यवस्था सुधरती बिगड़ती रहती है। संसार जीवन में कभी कभार मिलने वाले हमेशा अवसर आपको दे रहे हैं, आपके जीवन के हर दिन, मगर अक्सर हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, लेकिन वे वहाँ मौजूद होते हैं। संसार जितना ज़्यादा बदलता है और तकनीक जितनी ज़्यादा बदलती है, उतने ही अधिक अवसर आएंगे जो आपको और आपके परिवार को कई पीढ़ियों तक वित्तीय दृष्टि से सुरक्षित बना सकते हैं। अपनी वित्तीय बुद्धि विकसित करने की झंझट में क्यों पड़े? एक बार फिर सिर्फ आप ही इसका जवाब दे सकते हैं। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं सीखना और विकास करना क्यों जारी रखता हूँ। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि कई परिवर्तन आने वाले हैं। मैं अतीत से चिपके रहने के बजाय परिवर्तन का स्वागत करना ज़्यादा पसंद करूँगा। मैं जानता हूँ कि बाज़ार में ज्वार भी आएगा और भाटा भी आएगा। मैं अपनी वित्तीय बुद्धि को लगातार बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि बाज़ार में होने वाले हर परिवर्तन पर कुछ लोग घुटने टेककर अपनी नौकरियों की भीख मांगेंगे। इस दौरान दूसरे लोग जीवन की थमाई बुरी परिस्थितियों को लेंगे और जीवन हम सभी को कभी कभार बुरी परिस्थितियां थमाता है और उन्हें लाखों डॉलर में बदल लेंगे। यह वित्तीय बुद्धि है। मुझसे अक्सर उन बुरी परिस्थितियों के बारे में पूछा जाता है जिन्हें मैंने लाखों डॉलर में बदला है। मैं अपने निवेशों के ज़्यादा उदाहरण देने में संकोच करता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि यह डींगे हाँकने या शेखी बघारने का काम लग सकता है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो सिर्फ वास्तविक और आसान घटनाओं की संख्यात्मक व समय अवधि वाले उदाहरण देता हूँ। मैं उदाहरण इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह आसान है और आप वित्तीय बुद्धि के इन 4 स्तंभों को जितने ज़्यादा परिचित होते हैं, यह उतना ही ज़्यादा आसान होता है। व्यक्तिगत रूप से मैं वित्तीय विकास हासिल करने के लिए 2 मुख्य साधनाओं का इस्तेमाल करता हूँ, रियल एस्टेट और स्मॉल कैप शेयर। रियल एस्टेट में निवेश मेरी नींव है। मेरी जायदादें लगातार कैश फ्लो प्रदान करती हैं और कभी कभार मूल्य भी बहुत बढ़ जाता है। मैं स्मॉल कैप शेयरों का इस्तेमाल तीव्र विकास के लिए करता हूँ। मैं जो करता हूँ आपको वैसा करने की सलाह नहीं देता हूँ।
उदाहरण बस यही है। उदाहरण, अगर अवसर बहुत जटिल है और मैं निवेश को नहीं समझता हूँ तो मैं निवेश नहीं करता हूँ। वित्तीय दृष्टि से सफल होने के लिए बस सरल गणित और सहज बोध को ही ज़रूरत होती है। उदाहरण देने का 5 कारण है। लोगों को अधिक सीखने के लिए प्रेरित करना, लोगों को यह बताने के लिए कि अगर बुनियादी सुदृढ़ है तो पैसे का महल बनना आसान है। यह दिखाने के लिए कि भारी दौलत कोई भी इकट्ठी कर सकता है। यह दिखाने के लिए कि आपके लक्ष्यों को हासिल करने के लाखों तरीके हैं। यह दिखाने के लिए कि यह रॉकेट विज्ञान जितना जटिल मामला नहीं है। 1989 में मैं पोर्टलैंड, ओरेगन के एक खूबसूरत इलाके में जॉगिंग करता था। यह एक उपनगर था, लेकिन इसमें छोटे छोटे मकान थे। वे छोटे और प्यारे थे। मुझे लगता था कि लिटिल रेड राइडिंग हुड नानी के यहाँ जाने के लिए वह फुटपाथ पर फुदकती दिखेंगी। हर कहीं बिकाऊ है के साइन बोर्ड नज़र आते थे। इमारती लकड़ी का बाज़ार बहुत बुरे हाल में था। शेयर बाज़ार अभी अभी लुढ़का था और अर्थव्यवस्था मंदी हो गई थी। एक सड़क पर मुझे बिकाऊ है का एक साइन बोर्ड दिखा जो बाकी से ज़्यादा पुराना था। यह पुराना दिख भी रहा था। एक दिन इसके पास से गुजरते हुए मालिक से टकराया जो परेशान हाल था। मैंने पूछा, आप अपने मकान का कितना मांग रहे हैं? मालिक मुड़ा और कमज़ोर मुस्कान देते हुए बोला, मुझे प्रस्ताव दे। यह 1 साल से ज़्यादा समय से बिकाऊ है। कोई भी इसे देखने तक नहीं आता। मैं इसे देखूंगा, मैंने कहा, और मैंने आधा घंटे बाद उसकी मांग कीमत से $20,000 कम में मकान खरीद लिया। यह 2 बेडरूम का सुंदर छोटा मकान था जिसमें सभी खिड़कियों पर प्यारी सजावट थी। यह हल्का नीला था जो भूरापन लिया था और 1930 में बना था। अंदर पत्थर की एक सुंदर फायरप्लेस और 2 छोटे बेडरूम थे। किराए पर उठाने के लिए यह आदर्श मकान था। मकान दरअसल $65,000 का था, लेकिन मैंने उसका सौदा $45,000 से किया था। मैंने मालिक को $5,000 का डाउन पेमेंट दिया। मकान अच्छा था, समय सिर्फ इतनी थी कि कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता था। यही समस्या थी। मालिक 1 सप्ताह में मकान खाली कर गया। वह इससे पीछा छुड़ाकर खुश था और मेरे पहले किराएदार उसमें रहने आ गया, जो स्थानीय कॉलेज में प्रोफेसर था। मॉर्गेज, खर्च और मैनेजमेंट फ़ीस देने के बाद मेरी जेब में हर महीने लगभग $40 आ जाते थे। वह ज़्यादा रोमांचक नहीं था। 1 साल बाद ओरेगन के रियल एस्टेट बाज़ार मंदी से उभरकर बढ़ने लगा। कैलिफोर्निया के निवेशक, जिनके पास बढ़ते रियल एस्टेट बाज़ार में मिले पैसों की गर्मी थी, उत्तर की ओर आ रहे थे और ओरेगन तथा वाशिंगटन में खरीदारी कर रहे थे। मैंने वह छोटा मकान कैलिफोर्निया के एक युवा दंपत्ति को $95,000
में बेच दिया, जिन्हें यह बेहतरीन सौदा लगा। लगभग $40,000 का मेरा कैपिटल मैं रख दिया गया और मैं इस पैसों को लगाने के लिए किसी दूसरे मकान की खरीदारी में जुट गया। 1 महीने के भीतर मुझे बीवर्टन, ऑरेगन में इंटेल प्लांट के ठीक पास 12 यूनिट का एक अपार्टमेंट हाउस मिल गया। उसके मालिक जर्मनी में रहते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उस जगह की क्या कीमत है। यह भी वे बस इसे बेचकर जैसे तैसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। $45,000 की इमारत के लिए मैंने $27,500 का प्रस्ताव दिया। वे $30,000 में तैयार हो गए। मैंने उसे खरीदा और 2 साल तक अपने पास रखा। उसी 1031 एक्सचेंज प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए हमने उस इमारत को $49,500 में बेच दिया और इस पैसे से फिनिक्स, एरिज़ोना में 30 यूनिट की अपार्टमेंट इमारत खरीद ली। हम तब तक फिनिक्स जाकर रहने लगे थे और हमें वैसे भी बेचने की ज़रूरत थी। जो मंदी का हाल पहले ओरेगन बाज़ार का था, वहीं इस वक्त फिनिक्स के रियल एस्टेट बाज़ार का भी था। फिनिक्स में 30 यूनिट के अपार्टमेंट बिल्डिंग की कीमत $87,500 थी, जिसमें $2,2500 का डाउन पेमेंट करना था। 30 यूनिट से आने वाला कैश फ्लो हर महीने $5,000 से थोड़ा अधिक था। एरिज़ोना का बाज़ार ऊपर बढ़ने लगा और कुछ सालों बाद कोलोराडो के एक निवेशक ने उस जायदाद के बदले $12 लाख देने का प्रस्ताव रखा। इस उदाहरण का सबक यह है कि किस तरह एक छोटी राशि बढ़कर एक बड़ी राशि बन सकती है। एक बार फिर यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, निवेश रणनीतियों, बाज़ारों की समझ और कानून की समझ का मामला है। यदि लोग इन विषयों में माहिर नहीं हैं तो स्पष्ट रूप से उन्हें सामान्य सलाह पर अमल करना चाहिए, जिसके अनुसार इंसान को सुरक्षित खेलना चाहिए, अपने निवेशों को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और सिर्फ सुरक्षित निवेशों में निवेश करना चाहिए। सुरक्षित निवेशों के साथ समस्या यह होती है कि वे प्रायः कुछ ज़्यादा ही साफ सुथरे रहते हैं, यानी उन्हें इतना सुरक्षित बना दिया जाता है कि मुनाफे की संभावना कम हो जाती है। ज़्यादातर बड़े ब्रोकरेज हाउसेस जोखिम भरे सौदों को इसलिए नहीं छूते हैं ताकि अपनी और अपने ग्राहकों की रक्षा कर सके। यह समझदारी भरी नीति भी है। असल गर्मा गर्म सौदे नौसिखियों के सामने पेश नहीं किए जाते। प्रायः सबसे अच्छे सौदे उन्हीं लोगों के सामने परोसे जाते हैं जो इस खेल को समझते हैं, और उन्हीं की वजह से अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनते हैं। जिस व्यक्ति को प्रबुद्ध निवेशक नहीं समझा जाता, उसके सामने जोखिम भरे सौदे पेश करना तकनीकी दृष्टि से गैर कानूनी है, लेकिन जाहिर है कि यह भी कभी कभार होता है। निवेशक के रूप में मैं कितना ज़्यादा प्रबुद्ध बनता हूँ, मेरे सामने उतने ही ज़्यादा अवसर आते हैं। जीवन भर
अपनी वित्तीय बुद्धि बढ़ाने का एक और फ़ायदा यह है कि आपके सामने ज़्यादा अवसर पेश किए जाते हैं। इसके अलावा आपकी वित्तीय बुद्धि जितनी ज़्यादा होती है, यह परखना उतना ही आसान होता है कि सौदा अच्छा है या नहीं। यह आपकी बुद्धि ही है जो किसी बुरे सौदे को पहचान सकती है या किसी बुरे सौदे को अच्छा बना सकती है। मैं जितना ज़्यादा सीखता हूँ और सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं उतने ही ज़्यादा पैसे बनाता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि समय गुजारने के साथ साथ मेरा अनुभव और बुद्धिमत्ता दोनों ही बढ़ती जा रही है। मेरे कुछ मित्र हैं जो इस खेल को सुरक्षित तरीके से खेल रहे हैं, अपने पेशे से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और वित्तीय बुद्धि नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसके बढ़ने में समय लगता है। मेरे कुल जमा फिलॉसफी है अपनी संपत्ति वाले कॉलम में बीज बोना। यही मेरा फॉर्मूला है। मैं छोटे पैमाने पर शुरुआत करके बीज बो देता हूँ। कुछ बड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। हमारे रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन में कई मिलियन डॉलर की जायदाद है। यह हमारा खुद का REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि इन मिलियन डॉलर्स निवेश में से ज़्यादातर 5,000 या 10,000 डॉलर जितने छोटे निवेशों से शुरू हुए थे। यह सभी डाउन पेमेंट्स खुशकिस्मत थे जो उन्हें तेज़ी से बढ़ता बाज़ार मिला और वे कर्म मुक्त होकर आगे बढ़े। बाद के वर्षों में हमने उन्हें कई बार खरीदा बेचा। हमारा एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है जो एक कॉरपोरेशन से सुरक्षित है, जिसे किम और मैं अपना निजी म्यूचुअल फंड कहते हैं। हमारे कुछ मित्र हैं जो खास तौर पर हम जैसे निवेशकों के साथ सौदे करते हैं, जिनके पास हर महीने निवेश करने के लिए अतिरिक्त पैसे होते हैं। हम ज़्यादा जोखिम वाली खतरनाक निजी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो अमेरिका या कनाडा के स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक होने वाली हो। लाभ कितनी तेज़ी से हो सकता है, इसका एक उदाहरण देखें। मान लें कंपनी के सार्वजनिक होने से पहले उसको 1,00,000 शेयर 25 सेंट के भाव पर खरीद लिया जाए। 6 महीने बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाती है और शेयर का भाव $2 हो जाता है। अगर कंपनी का प्रबंधन अच्छा है तो भाव बढ़ता रहता है और वह शेयर $20 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसे कई वर्ष रहे हैं जब हमारे निवेश किए हुए $25,000 एक साल से भी कम समय में $10,00,000 बन गए। यह जुआ नहीं है, बशर्ते आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हैं। यह जुआ है अगर आप किसी सौदे में पैसा फेंक रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो। किसी भी चीज़ के महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी तकनीकी योग्यता, बुद्धि और खेल के प्रेम का इस्तेमाल करके नुकसान की आशंका को कम करें, जोखिम को कम करें। वैसे एक बात ध्यान रखें, जोखिम हमेशा रहता है। या तो वित्तीय बुद्धि है जो संभावनाओं को बेहतर बनाती है। इसी तरह एक व्यक्ति के लिए जो जोखिम भरा है वह किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कम जोखिम भरा होता है। यह मूल कारण है जिसकी वजह से मैं लोगों को लगातार प्रोत्साहित करता हूं कि वे शेयरों, रियल एस्टेट या दूसरे बाज़ारों के बजाय अपनी वित्तीय शिक्षा में निवेश करें। आप जितना ज़्यादा चतुर होते हैं, आपकी सफलता के अवसर भी
उतने ही ज़्यादा होते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से जिन शेयरों में निवेश किया वे ज़्यादातर